चलो बच्चों, तो आज शुरू करते हैं न्यू चैप्टर। फिर लाइन, हाँ, इकोसिस्टम, ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के सारे क्वेश्चंस कर डालो। इकोसिस्टम बेटा हमने सबसे पहले पढ़ा ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिजम्स के ग्रुप को पॉपुलेशन के बाद डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन मिलके क्या बनाती हैं? कम्युनिटी। डिफरेंट टाइप ऑफ पॉपुलेशन कम्युनिटी बनाएगी बेटा, और कम्युनिटी मिलके क्या बनाती है? इकोसिस्टम। ठीक है, पूरे नेचर का ये जो इकोसिस्टम है बेटा, वो फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर होता है। इकोसिस्टम इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। ये बात हमें याद रखनी है, ठीक है ना। बहुत सारे इकोसिस्टम मिलके बेटा क्या बनाएंगे? बायोम बनाएंगे। तो बायोम एक्चुअली होता क्या है? मेजर इकोसिस्टम होता है। बायोम एक्चुअली क्या है बेटा? मेजर इकोसिस्टम। जैसे हमने पढ़ा था अभी लास्ट चैप्टर में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है, डेजर्ट है, डेसिडुअस है बेटा। तो ये सब क्या है? मेजर बायोम है। और सॉरी, ये बायोम है, और एक्चुअली इनको हम मेजर इकोसिस्टम भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। मेजर इकोसिस्टम बोल सकते हैं। याद रखना है, इस स्टेटमेंट को लिख लेना। बायोम इज द मेजर इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम टर्म गिवन बाय A.G. टेंसले, ठीक है। इन्होंने इकोसिस्टम टर्म दिया था। स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोला उसको लिखो। इकोसिस्टम इज द यूनिट ऑफ नेचर। दूसरी बात ये बताओ आप लोग, सेल एक ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम होता है? सेल की बात करें अगर हम, सेल आप लोग पढ़ चुके हो +1 में। सेल एक ओपन सिस्टम होता है या क्लोज सिस्टम? बताओ, जल्दी लिखो। सेल ओपन सिस्टम है या क्लोज सिस्टम है? ओपन सिस्टम है बेटा। इकोसिस्टम भी क्या होगा? ओपन होगा या क्लोज सिस्टम होगा? इकोसिस्टम क्लोज होगा या ओपन होगा? ओपन सिस्टम। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखिए, इकोसिस्टम इज एन ओपन सिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है बेटा? एक ओपन सिस्टम होता है। और बेसिक फेनोमेना क्या होता है इकोसिस्टम का? बेसिक फेनोमेनन क्या होता है इसका? इंटरेक्शन। एक्चुअल में ये इकोसिस्टम क्या है बेटा? इंटरेक्शन बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स, एंड बिटवीन द बायोटिक कंपोनेंट्स मींस इंटर स्पेसिफिक, इंट्रा स्पेसिफिक, दोनों होता है। तो सारे इंटरेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम। बेसिक फेनोमेना है इसका बेटा। और ये इंटरेक्शन होता ही क्यों है नेचर में बेटा? स्पीसीज के बीच में इंटरेक्शन क्यों होता है? उसके दो ही रीजन है, फॉर सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। बेटा कोई भी स्पीसीज जो होती हैं उनका दो ही मकसद होता है इस पूरे नेचर में बेटा। किसी भी स्पीसीज का दो एम है। एक तो उसको सरवाइव करना है, अपनी स्पीसीज को स्प्रेड करना है, ठीक है। उसके लिए वो रिप्रोड्यूस करती है। ये दो ही एम होता है, ठीक है ना, सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। तो ये जो इंटरेक्शन होता है वो कितने टाइप का हो सकता है? यहीं पे हम लिख दें, बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक, एंड बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, दोनों लिखना है हमें। फर्स्ट बिटवीन बायोटिक एंड बायोटिक। अब इसमें इंट्रा स्पेसिफिक और इंटर स्पेसिफिक दोनों आ जाएंगे। और बिटवीन बायोटिक
एंड एबायोटिक। आपको लग रहा होगा इकोसिस्टम बहुत आसान है, हाँ खूब पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है और बहुत पहले से हम लोग इकोसिस्टम पढ़ते चले आ रहे हैं, फूड चेन, फूड वेब खूब पढ़े हैं। बेटा उतना आसान भी नहीं है और टफ भी नहीं है ना। क्वेश्चन आएंगे सारे एनसीईआरटी से ही, बट आप कंफ्यूज ना हो इसके लिए इसको अच्छी तरह से ध्यान देना होगा, एक एक स्टेटमेंट को हमें लिखना पड़ेगा। सारी चीजें वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे इकोसिस्टम का। एक और स्टेटमेंट लिखो, मैं बोलता हूं, ecosystem is an interactive system where biotic and abiotic components interacts with each other via energy exchange and क्या हो सकता है, फ्लो ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। टाइप ऑफ इकोसिस्टम मतलब इकोसिस्टम जो है मेनली दो तरह का होगा, या तो वो क्या होगा नेचुरल, या तो क्या होगा आर्टिफिशियल या मैन मेड। नेचुरल में तो हम सब जानते हैं, नेचुरल का एग्जांपल बता सकते हो, पॉन्ड, लिखते जाओ, पॉन्ड है, रिवर है, ग्रासलैंड, डेजर्ट, हाँ, फॉरेस्ट, वेटलैंड। अब इसमें देखो फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और डेजर्ट, ये दोनों के दोनों क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आते हैं। और एक्वेटिक इकोसिस्टम में रिवर, पॉन्ड, वेटलैंड WET, वेटलैंड एंड एस्चुरी, ESTUARY, एस्चुरी मीन्स जहां पे नदी निकलती है बेटा, है ना, रिवर की ओरिजिन जहां पे होती है उसको एस्चुरीज बोलते हैं ना, ESTUARY। वहां पे भी एक अलग तरह का इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है बेटा। तो दीज आर द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड है और डेजर्ट है, ये सारे क्या है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। मैन मेड में बताओ दीप, मैन मेड इकोसिस्टम बताओ आप लोग। जू नहीं है, और मैंने बोल दिया जू नहीं, जू को हम इकोसिस्टम नहीं, फार्म नहीं, वो भी नहीं, जू को हम इकोसिस्टम नहीं बोल सकते। क्यों नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बेटा वो तो नेचुरल में आ गया। चलो जू को हम इकोसिस्टम क्यों नहीं बोलते हैं ये बात, एक्वेरियम सही हो सकता है, एक्वेरियम सही हो सकता है। चलो ठीक है। बॉटेनिकल गार्डन बेटा नेचुरल में आ जाएगा। देखो एक तो एक्वेरियम सही है जवाब आपका, दूसरा क्रॉप फील्ड, लिखो इसको आर्टिफिशियल और मैन मेड में लिखो, क्रॉप फील्ड एक्वेरियम। क्रॉप फील्ड कैसे है बेटा, मैन मेड कैसे है बेटा, जैसे कि एक सीजन में जो भी क्रॉप हम ग्रो कराते हैं, जो भी शो करते हैं बेटा, व्हीट है या राइस है, तो देखो पूरे 6 महीने में 4 महीने में एक इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है सॉइल में, बैक्टीरिया भी उसी में है, माइक्रोब्स भी है, इंसेक्ट्स भी हैं, बहुत सारे है ना। मैंने बताया था फाइटोफैगस जो प्लांट्स के लीव्स पे फीड करते हैं बेटा, वो भी उसमें चल रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। तो ये मैन मेड है, एक लिमिटेड टाइम के लिए, उसके बाद हम प्लगिंग करके मिला देते हैं,
लेकिन वो भी एक उसका एक पार्ट है ना। आप ये भी जानते हो कि डाइकॉट के बाद हम मोनोकॉट यूजुअली प्लांट्स ग्रो करते हैं। क्रॉप फील्ड है बट फॉर्म नहीं है। हाँ, फॉर्म इसलिए नहीं है बेटा, फॉर्म इसलिए नहीं है क्योंकि वहां डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स के बीच इंटरेक्शन नहीं है फॉर्म में। हम किसी मतलब वो क्या है, ग्रीन हाउस प्लांट, ग्रीन हाउस प्लांट में बेटा स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लांट्स को ग्रो कर रहे हैं ना हम, पर्टिकुलर। ऐसा तो नहीं कि उसमें बहुत सारे डिफरेंट स्पीसीज हैं। और एक्वेरियम की जो बात आप कर रहे हो ना, छोटा सा एक्वेरियम रख दिया और वो इकोसिस्टम है, ऐसा भी नहीं है। जिस एक्वेरियम की बात हम कर रहे हैं वो कुछ अलग ही होता है थोड़ा सा, समझ रहे हो। इसीलिए तो आए दिन देखते हो कि छोटा छोटा एक्वेरियम घर पे रखा हुआ है, छोटा क्या बहुत इतना बड़ा भी रखा हुआ है। आए दिन उसकी उसकी जितनी भी फिशेज हैं वो मर जाती हैं, और आप चेंज करते हो। अगर कंप्लीट इकोसिस्टम होता, बढ़िया होता, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सर्वाइव कर जाती। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है उसमें भी बेटा, समझ रहे हो। तो फार्म को हम इसीलिए नहीं बोल सकते कि गार्डन। बेटा गार्डन में तो चलो वो तो नेचुरल हो गया ना, सारा इंटरेक्शन नेचुरली हो रहा है। प्रोड्यूसर्स उसमें है बेटा, अपने आप अलग से फूड नहीं दे रहे, सप्लाई कर रहे हो कि करते हो, नहीं करते हो। या उनको मतलब आप ऊपर से काट दिया आपने, हेज बना दिया किसी प्लांट का, ठीक है, जंगल झाड़ियों को खत्म कर दिया आपने। तो ये नहीं है। मतलब मेनली आपको याद रखना है बेटा, आर्टिफिशियल में पॉन्ड, सॉरी, एक्वेरियम के साथ साथ आपको क्रॉप फील्ड याद रखना है। मेन बात यह है कि क्रॉप फील्ड जो है आर्टिफिशियल या मैन मेड इकोसिस्टम होता है। अब एक बात बोलो, देखो हमारी एनसीईआरटी बेटा लिखा है उसमें कि इकोसिस्टम इज फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर, फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर। देखो स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं लिखा उसने, स्ट्रक्चरल यूनिट नहीं लिखा, ठीक है। हाँ ये जरूर है बेटा कि पढ़ोगे एनसीईआरटी तो देखोगे कि दो एस्पेक्ट उन्होंने लिखा है, कि टू एस्पेक्ट हैं उसके। कौन कौन से, एक फंक्शनल है और एक स्ट्रक्चरल है। तो हम एस्पेक्ट्स की बात करते हैं यहाँ पे। फंक्शनल यूनिट क्यों बोला जाता है इकोसिस्टम को, वो भी हम इस चैप्टर को खत्म होते होते समझ में आ जाएगा। ये एक लाइन की डेफिनेशन नहीं है जो हम आपको बता देंगे, आप वन बाय वन करते 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 हमको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी, ठीक है ना। तो लिखिए टू एस्पेक्ट्स ऑफ इकोसिस्टम। एक है बेटा फंक्शनल, फंक्शनल, और दूसरा है स्ट्रक्चरल। ये यूनिट नहीं है ना, एस्पेक्ट्स हैं, ठीक है। फंक्शनल और स्ट्रक्चरल में थोड़ा सा डिफरेंस है बेटा, है ना। फंक्शनल में जो इकोसिस्टम में काम कर रहा है, मतलब हमें दिखता है वो, जैसे क्लास 10th में आपने पढ़ा है कि एक लैंड पे देखा जाए इकोसिस्टम में, फूड फूड वेब में या फूड चेन की बात करें, हम फूड चेन की बात करते हैं अगर, तो कुछ प्रोड्यूसर्स होते हैं इस एरिया में, ठीक है। इस पे जो डिपेंड है, जो इस पे फीड करते हैं बेटा, उनको हम क्या बोलते हैं, या तो प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे या हर्बीओर बोलेंगे, ये भी जान लो, ठीक है। ये प्राइमरी कंज्यूमर है या हर्बीओर है, ये एनिमल होंगे, ठीक है। तो यहां से यहां पे कुछ ट्रांसफर किया जा रहा है, देखो इनका और इनका कुछ ना कुछ लेना देना है। अभी हम बाद में और अच्छी तरह बताएंगे इसको, क्या लेना देना है, फूड के लिए डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पे ये। और इसी बहाने यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। अभी मैंने बताया था आपको दो चीज ऊपर जो हमने लिखवाया था अभी, कि यहां से यहां दो चीज ट्रांसफर हुई बेटा, एक तो एनर्जी ट्रांसफर हुई और दूसरा न्यूट्रिएंट ट्रांसफर हुए, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर एनर्जी न्यूट्रिएंट के फॉर्म में एनर्जी ट्रांसफर हुई है, बात तो वही है, वो दिखता नहीं है। अभी जब हम देखेंगे बेटा यूनिट की बात करेंगे, अभी बायोमास की यूनिट की बात करेंगे, तो एनसीईआरटी में दो चीज लिखा हुआ है, या तो हम बायोमास की यूनिट को हम वेट के फॉर्म में फाइंड करेंगे या एनर्जी के फॉर्म में। वैसे देखा जाए दूसरी नजर से तो दोनों बात एक ही है, यहाँ पे जो ट्रांसफर की जा रही है बेटा,
एक्चुअल में ये दोनों नहीं ट्रांसफर होने, बायोमास हम ट्रांसफर कर रहे हैं और उसी में सारा कुछ है। ठीक है, तो ये है बेटा हर्बीवोर या प्राइमरी कंज्यूमर है। ये है बेटा सेकेंडरी कंज्यूमर, ये है सेकेंडरी कंज्यूमर, या इसको बोलेंगे प्राइमरी कार्निवोर। याद रखना, ये है प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर। ठीक है ना, छोटी छोटी बात पे ध्यान देंगे यहाँ पे हम लोग। तो इस तरह से बेटा ऐसे चलता जा रहा है, एनर्जी का फ्लो इधर से इधर को हो रहा है, आपने 10th में पढ़ा है। अब फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं, इसी पूरे इकोसिस्टम में फंक्शनल यूनिट की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या आएगा बेटा, प्रोडक्टिविटी, मतलब कि प्रोड्यूस करना बायोमास, प्रोडक्टिविटी की बात करेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, डीकंपोजिशन होगा, डीकंपोजिशन। ठीक है, डीकंपोजिशन, उसके बाद एनर्जी फ्लो, एनर्जी फ्लो, उसके बाद क्या होगा बताओ, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। ठीक है, ये चार चीज हम अलग अलग पढ़ेंगे बेटा अभी। ठीक है, ये चारों के बारे में अलग अलग डिटेल पढ़ेंगे अभी हम। ठीक है, स्ट्रक्चरल यूनिट के बारे में देखो क्या है, सॉरी एस्पेक्ट के बारे में। स्ट्रक्चर कौन कौन बनाता है बेटा, पहला तो बायोटिक कम्युनिटी है, बायोटिक कम्युनिटी, दूसरा एबायोटिक फैक्टर्स भी हैं, ये तो फंक्शन हो गया बेटा इनका, है ना। और ये स्ट्रक्चर एबायोटिक फैक्टर्स, एबायोटिक फैक्टर्स। उसके बाद टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मतलब सॉयल का स्ट्रक्चर बेटा, सॉयल का स्ट्रक्चर, सॉयल का स्ट्रक्चर, और एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड दोनों, एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड ये भी दोनों इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा अफेक्ट करते हैं बेटा, एल्टीट्यूड एंड लैटिट्यूड। अब एल्टीट्यूड और लैटिट्यूड के बारे में भी डिटेल हम बात करेंगे इस चैप्टर में। ठीक है ना, अलग से सबके बारे में अलग अलग हम लोग पढ़ेंगे बेटा। एक छोटा सा एग्जांपल एनसीईआरटी में सेकंड पेज पे या फर्स्ट पेज पे ही दिया है इस चैप्टर के। उन्होंने एक छोटा सा एग्जांपल लिया है पहले पॉन्ड इकोसिस्टम का, और उसी के हेल्प से इसको समझाने की कोशिश किया है उन्होंने। ठीक है ना, तो पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में हम भी थोड़ा बात कर लेते हैं। पॉन्ड इकोसिस्टम, पॉन्ड इकोसिस्टम, इकोसिस्टम हम एक्चुअल में किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ये भी हमें अभी फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मान लो एक आइसोलेटेड एरिया है कोई, या आइसोलेटेड एरिया है, यहाँ पे कुछ प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है, मतलब प्रोड्यूसर्स क्या होंगे बेटा, ग्रीन प्लांट्स होंगे, ये प्लांट्स हैं। इन पे डिपेंड, जो इन पे फीड करते हैं बेटा, कुछ एनिमल्स होंगे। ठीक है, मतलब ये कंज्यूमर है, ये प्राइमरी कंज्यूमर है, इस पे जो फीड करेगा बेटा वो सेकेंडरी कंज्यूमर होगा। चलो, ये भी कंज्यूमर है, सेकेंडरी कंज्यूमर है ये। ठीक है, टॉप मोस्ट कंज्यूमर इसमें है, इस आइसोलेटेड एरिया में। बेटा बाहर से इसमें इनपुट क्या मिला और आउटपुट क्या मिला, दोनों के बारे में थोड़ा सोचो, ध्यान दो। बाहर से हमें इस आइसोलेटेड एरिया में क्या दिया गया है, सन की लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी दी गई है, और वही एनर्जी बेटा इस डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल में ट्रेवल करते हुए जा रहा है, और इसीलिए सारे के सारे प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सभी लोग सरवाइव कर पा रहे हैं और फ्लरिश हो रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बाहर से इसमें एनर्जी का इनपुट है,
और इस रेडिएंट एनर्जी को कन्वर्ट करने वाला भी प्रोड्यूसर है, यही है ना। अब मान लो इसमें से कोई भी एक लेवल को हम हटा दें तो एनर्जी का फ्लो नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाने से रुक जाएगा, तो पूरा का पूरा इकोसिस्टम खराब होगा, क्योंकि एनर्जी स्टेबल तो है नहीं। तो केवल प्रोड्यूसर्स में एनर्जी को अगर रखा जाए, प्रोड्यूसर्स पे कोई डिपेंड ना हो, तो प्रोड्यूसर को एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए बेटा, एनर्जी को बाइंड करने के लिए CO2 नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा नहीं है कि प्लांट्स पे हम डिपेंड है, प्लांट्स हम पे भी डिपेंड है। हाँ, ये आप बोल सकते हो कि प्लांट्स भी तो रेस्पिरेशन के थ्रू CO2 प्रोड्यूस करते हैं बेटा, लेकिन उतना वो फ्लरिश नहीं कर पाएंगे जितना कि वो CO2 प्रोड्यूस करते हैं। मतलब कि न्यूट्रिएंट की साइकिल अगर रुकेगी, समझ रहे हो, न्यूट्रिएंट की अगर साइकिल रुकी तो फिर प्रॉब्लम होगी, वो स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो जाएगी फिर सारी की सारी, समझ रहे हो। तो बाहर से इनपुट हमने क्या दिया, यहाँ पे एनर्जी दिया बेटा। तो इसी तरह से अब एक पॉन्ड वाटर है बेटा, यहाँ पे पानी है, यहाँ पे देखो बड़े मजे की बात है, बहुत बढ़िया, यहाँ पे केवल सन की लाइट एनर्जी, रेडिएंट एनर्जी जा रही है, रेडिएंट एनर्जी अंदर जा रही है, और इसी से सारे के सारा पूरे पॉन्ड के जितने भी ऑर्गेनिज्म से सरवाइव करते हैं। एक क्वेश्चन और पूछता हूं मैं आपसे, आपके एनसीईआरटी में स्टेटमेंट लिखा हुआ है, वैसे भी आप लोग जानते हो, पूरे अर्थ का जो 70% लैंड एरिया है, सॉरी 70% जो सरफेस है बेटा, वो क्या है, वाटर है, ठीक है। और सी वाटर की प्रोडक्टिविटी कितनी है, प्रोडक्टिविटी मतलब समझ रहे हो, बायोमास प्रोडक्शन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो प्रोडक्टिविटी कितनी है, बहुत कम है, मुझे लगता है 30% है, समझ रहे हो। इसका क्या मतलब है कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस कम है क्या सी वाटर में, मतलब वाटर में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस या रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन कम है क्या। हाँ बताओ परीक्षित, बताओ परीक्षित बताओ। एनसीईआरटी में बस स्टेटमेंट लिखा है बेटा, आप लोग पढ़ना है आज, है ना, कि उसका प्रोडक्टिविटी कम है, तो इसका क्या मतलब मैं समझूं कि रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है क्या। भाई प्रोडक्टिविटी कम है तो रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कम है क्या, हाँ या ना, कुछ जवाब दो। कम है, बोलो भाई, लक्ष्य परीक्षित जो भी हो दे सुन रहे हो बोलो। इन वाटर की ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम कर लेते हैं, वाह रे बेटा वाह, परीक्षित ने तो सही बताया भाई, परीक्षित ने सही बताया। देखो इसका ये मतलब मत समझना है आप कि उसकी जो है एक टर्म आएगा ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बहुत ज्यादा है, लैंड से ज्यादा बेटा एक्वेटिक में है, मतलब बायोमास का प्रोडक्शन उसमें ज्यादा है लेकिन प्रोडक्टिविटी कम है। ये क्या बात है, बात ये है बेटा कि वो बहुत ज्यादा बायोमास प्रोड्यूस तो कर रहे हैं, लेकिन उसको कंज्यूम करने वाले भी वहां पे बैठे हुए हैं, उसको वहां पे रुकने नहीं देते, अगले ट्रैफिक लेवल में ट्रांसफर हो जाता है तुरंत, समझ रहे हो। तो इस स्टेटमेंट को हम लिखेंगे भी और फिर से समझेंगे किस टॉपिक में, अभी इसके बाद हम प्रोडक्टिविटी के बारे में डिटेल बात करेंगे, जीडीपी एनपीपी के बारे में बात करेंगे, जीपीपी के बारे में बात करेंगे, वहां पे मैं लिखवा दूंगा। तो देखो ये पॉन्ड पॉन्ड वाटर है, पॉन्ड वाटर में छोटे छोटे, अगर हम आपने पिरामिड बनाया होगा, पिरामिड नाम सुना होगा 10th में, अगर हम बायोमास देखें बेटा प्लैंकटॉन्स का, फाइटोप्लैंकटॉन्स का, तो बहुत कम होगा बायोमास, और इस पे जो डिपेंड है बेटा एनिमल्स, उनका बायोमास ज्यादा है। ये कैसे पॉसिबल है, बना जैसे ही बनाते जा रहे हैं, वो बनाते जा रहे हैं, प्रोडक्टिविटी प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटा, वैसे वो कंज्यूम भी होता जा रहा है, इसका ये मतलब हुआ, समझ रहे हो। एक्वेटिक में ये होता है, टेरेस्ट्रियल में ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो एक स्टेटमेंट थोड़ा लिखो,
pond ecosystem is self-sustained unit. It is self-sustained unit and simple example that explain the and simple example that explain the complex interaction that exists in an aquatic ecosystem. Next point, it is shallow water body, SHALLOW, shallow water body which have all the components of ecosystem. ठीक है, तो बेटा हम एक एग्जाम्पल, अभी मैंने बोला आपको कि एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ये बताएगा आपको कि किसी भी इकोसिस्टम में क्या क्या चीजें होती हैं, है ना। तो पहला लिखो ऑटोट्रॉफिक। क्या होंगे? ऑटोट्रॉफिक मतलब प्रोड्यूसर्स। ऑटोट्रॉफिक, ये ऑटोट्रॉफिक करते क्या है बेटा? ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, कि ऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं, या इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में? इनऑर्गेनिक को ऑर्गेनिक में कन्वर्ट करते हैं ना। तो लिखिए इट कन्वर्ट इनऑर्गेनिक components to organic components। ठीक है, जितने भी इनऑर्गेनिक कंपोनेंट्स या मटेरियल जो भी होंगे उसको कन्वर्ट कर दिया जाएगा किस में बेटा? ऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। कौन कन्वर्ट करेगा पॉन्ड इकोसिस्टम में? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखो फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, फाइटोप्लैंक्टन, सम एल्गी, कॉमा floating and submerged, floating, comma submerged and marginal plants, submerged and marginal plants। submerged मतलब जो ऐसे प्लांट जो पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हों, और मार्जिनल मतलब जो किनारे पे हैं, ठीक है ना, मार्जिन में है। फ्लोटिंग प्लांट्स इसमें कि फाइटोप्लैंक्टन्स आ जाएंगे, ग्रीन एल्गी आ जाएगी उसमें, ठीक है ना। दूसरा कंपोनेंट्स क्या होगा बेटा? ए बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या क्या होगा? एबायोटिक कंपोनेंट्स, पहले तो वाटर ही है ना। वाटर विच all dissolved inorganic and organic substances, water with all dissolved inorganic and organic substances rich soil in the bottom, organic substances rich soil in the bottom। कंज्यूमर्स भी होंगे, इसके बाद कंज्यूमर आएंगे। तो पॉन्ड इकोसिस्टम में बेटा कंज्यूमर्स क्या क्या हो सकते हैं? कंज्यूमर्स लिखिए जू प्लैंक्टन, पहले तो लिखेंगे हम जू प्लैंक्टन, कॉमा फ्री स्विमिंग
and bottom dwelling forms of animals. Free swimming and bottom dwelling forms of animals. ठीक है. Decomposers, नेक्स्ट है decomposers. Decomposers में लिखिए फंगी, बैक्टीरिया एंड फ्लैजेलेट्स. फ्लैजेलेट्स लिखा है बेटा, और इस फ्लैजेलेट्स में आ जाएगा फंगी, है ना, सॉरी क्लेमाइडोमोनास. क्लेमाइडोमोनास एग्जांपल में बता रहा हूं, लेकिन आपके एनसीईआरटी में सिर्फ लिखा है फ्लैजेलेट्स एक्सेट्रा. ठीक है, ये सारे आ जाएंगे किसमें, डीकंपोजर्स में. डीकंपोजर्स को हम ट्रॉफिक लेवल में, जैसे कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, टॉप मोस्ट कंज्यूमर में नहीं रखते हैं हम. डीकंपोजर्स अलग से टॉपिक है, समझ रहे हो ना, अलग से है. और इनकी साइक्लिंग कैसे होती है वो भी हम पढ़ेंगे. न्यूट्रिएंट साइकिल भी इस चैप्टर में पढ़ना है शायद. ठीक है, अब चलो हम बात करते हैं यहाँ पे प्रोड्यूसर्स जो हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्या प्रोड्यूस करते हैं बेटा, बायोमास. ठीक है, तो बायोमास प्रोडक्शन और रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी बोलते हैं, है ना. रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम प्रोडक्टिविटी के नाम से जानते हैं. ठीक है, तो हेडिंग दो आप, प्रोडक्टिविटी. प्रोडक्टिविटी क्या है, लिखो अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी, अ कांस्टेंट इनपुट ऑफ सोलर एनर्जी in the is the basic requirement, is the basic requirement for the solar energy, in the basic requirement for any ecosystem, for any ecosystem to function and sustain, to function and sustain. ठीक है, मतलब अगर कॉन्टिन्यूअस इनपुट नहीं मिलेगा बेटा तो कोई भी इकोसिस्टम सरवाइव नहीं कर सकता. लगातार उसको एनर्जी का इनपुट बाहर से चाहिए ही चाहिए. ठीक है, तो ये मान लो प्लांट है, ग्रीन प्लांट्स हैं. ठीक है, और सन की रेडिएंट एनर्जी को, सन की रेडिएंट एनर्जी को ये कन्वर्ट करते हैं किसमें, बायोमास में. ठीक है, बायोमास. तो इस बायोमास के प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन को हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी. ऐसा मैंने बोला, मतलब प्रोडक्शन ऑफ बायोमास इन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट एरिया. अब जब हम एरिया की बात हमने की है बेटा, तो एरिया का मतलब आप क्या समझते हो, लैंड एरिया का मतलब समझते हो आप, या नंबर ऑफ प्लांट समझोगे, या नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल समझोगे, या नंबर ऑफ नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट समझोगे, या नंबर ऑफ क्लोरोफिल समझोगे. देखो कितना है वेरिएशन. मान लो चलो एक प्लांट ऐसा है जिसके पास 10 क्लोरोप्लास्ट हैं, एक सेल में 10 क्लोरोप्लास्ट हैं. उसमें 10 क्लोरोप्लास्ट में बेटा, एक क्लोरोप्लास्ट में मान लो 30 क्लोरोफिल मॉलिक्यूल हैं, और दूसरा वाला प्लांट है जिसमें कि उसके पास भी 10 क्लोरोप्लास्ट हैं, लेकिन उसमें नंबर ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो उसका रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा. समझ रहे हो, इसीलिए अभी भी जो हम वर्ड यूज करते हैं ग्राम और एनर्जी, ऐसा नहीं कि हम एरिया की बात कर दें कि इतने एरिया में. आप लोग फोटोसिंथेसिस में पढ़े हो, फैक्टर अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस में लाइट पढ़े हो आप, लाइट.
बेटा लाइट लिमिटिंग फैक्टर है किसमें? शेड प्लांट्स में है। और कहां पे है? अगर इकोसिस्टम की बात करेंगे, अगर क्वेश्चन आ जाए बेटा कि इकोसिस्टम में पॉन्ड एक्वेटिक इकोसिस्टम और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में सबसे ज्यादा लिमिटिंग इफेक्ट कौन कॉज करता है? और ऑप्शन 4 है बेटा, लाइट है, विंड है, वाटर है, जो भी है, 4 ऑप्शन है। तो इसमें आंसर होगा आपका लाइट। क्यों लाइट? बिल्कुल लाइट होगा बेटा एक्वेटिक के लिए, क्योंकि जो बहुत ज्यादा गहरे पानी में है वहां तक लाइट पहुंचना मुश्किल है। समझ रहे हो? अंडर वाटर प्लांट्स, बिल्कुल सही बात है बेटा। तो वहां पे लिमिटिंग फैक्टर है लाइट। तो ये जो पैरामीटर की बात हम अभी कर रहे थे बेटा कि बायोमास के प्रोडक्शन को बेटा काफी हद तक नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट, या कौन सा प्लांट है, वो ट्री है, बड़ा है या छोटा प्लांट है। छोटा प्लांट है, क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ज्यादा, फोटोसिंथेसिस उतना नहीं है, आप ये भी जानते हो। वो डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, ये भी आपने पढ़ा है, +1 में ही पढ़ा है। तो इसीलिए एनसीईआरटी में लिखा है बेटा कि इसकी यूनिट होती है ग्राम पर मीटर स्क्वायर पर यूनिट टाइम, है ना। पर यूनिट टाइम में मतलब ईयर लिखा हुआ है, मतलब इसकी यूनिट क्या लिखा है, GM स्क्वायर पर ईयर। ये माइनस नहीं लिखेंगे, अगर डिवाइडेड कर दिया तो ये पर ईयर हो गया। या एक यूनिट और लिखी हुई है बायोमास की, ये बायोमास की यूनिट लिख रहा हूं मैं, बायोमास की यूनिट लिख रहा हूं मैं, ठीक है। दूसरा यूनिट है बेटा किलो कैलोरी, किलो कैलोरी एनर्जी पर मीटर स्क्वायर पर ईयर, ऐसा लिखा है। देखो, या तो किलो कैलोरी में हम उसको मेजर करते हैं या ग्राम में। समझ रहे हो? किलो कैलोरी में मतलब एक्चुअल में काम कितना हुआ, एनर्जी, कितने एनर्जी को आपने बाइंड कर लिया, बात इसकी है। बात इसकी नहीं है कि आपके पास कितना क्या है, क्लोरोफिल है क्या है ना। तो प्रोडक्टिविटी लिखो प्राइम। अब एक चीज और है कि जो मान लो ये प्लांट ए है, कोई प्लांट, इसने पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया में इसने बायोमास, कुछ एक्स बायोमास प्रोड्यूस किया इसने, ठीक है। यही इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी होगी, जितना बनाया उस वही क्या होगा इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। मान लो पूरे 24 घंटे, पूरे दिन में 12 घंटे में इसने 10 ग्राम शुगर प्रोड्यूस किया बेटा, ठीक है, मान लो। तो इसकी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, ये है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब इसी वजह से बेटा ये टोटल का टोटल नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जा नहीं सकता, 90% तो ये खुद यूज करता है। आप 10% क्लास 10th में पढ़े हो, ठीक है। तो सारा ये, अच्छा सारा यूज भी नहीं करता तो हाँ 10% रूल, तो रेस्पायरेशन में भी ये खर्च करेगा। समझ रहे हो? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी लिखो, यहां पे लिखो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, it is amount of biomass, it is amount of biomass oblique organic matter, organic matter produced per unit area, per unit area over a time period by plants, over a time periods by plants, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड, रेट ऑफ, है ना, रेट ऑफ बायोमास प्रोडक्शन इज कॉल्ड प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी। तो बेटा ये क्या हो गया, मीटर, क्या हो गया, ये एरिया हो गई, ये पर यूनिट टाइम हो गया, पर ईयर हो गया, और किलो कैलोरी या
ग्राम में हम मेजर करते हैं। क्लियर हो गया बात, यूनिट क्लियर हो गया सबका। अब लिखो, ये जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी होता है बेटा, ये भी दो तरह का होता है प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, आप ऐसे समझ लो कि मान लो दिन भर में, महीने में हमने, या मान लो दिन में हमने 100 रुपया हमने कमा लिए। ठीक है, तो ये हो गया ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ठीक है, और हमने 50 रुपया 60 रुपया खा गया मैं, बचा मेरे पास 40 रुपया, वो भी हमारा सेव है कल के लिए। तो ये हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, दोनों हमारी प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, लेकिन दोनों दो तरह का है। जितना हमने गेन किया दिन भर में वो है ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, मतलब जितना उसने फोटोसिंथेसिस में बनाया, और खर्च करने के बाद जितना उसके पास बच गया वो है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बात समझ में आ गई? तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बेटा दो तरह की होती है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी दो तरह की होती है। पहला लिखिए जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है, और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या है। ग्रास में लिखिए रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। दूसरा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये हमने क्या लिखा है बेटा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज इक्वल टू क्या होगा, जीपीपी, जीपीपी ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस, माइनस क्या करें हम, वही जो आपने बताना है आपको ही, मैं बताऊंगा नहीं, मैं हिंट करता हूं। माइनस क्या करेंगे, जिसके लिए आप फ्रिज में रख देते हो, टोमेटो को फ्रिज में रख दो तो उसमें वो प्रोसेस नहीं होगा। हाँ हाँ, बताओ परीक्षित, फ्रिज में हम जब किस एनर्जी लॉस्ट, तो उसका नाम बोलो ना बेटा गौतम, गौतम बेटा उसका नाम बोलो, क्या उस प्रोसेस को बोलते हैं। क्या नहीं होगा अगर फ्रिज में रख दोगे तो, ग्रीन ग्रीन लीफ को, रेस्पायरेशन बेटा, बहुत बढ़िया। तो एक्चुअल में लिखा तो है एनसीईआरटी में कि जीपीपी माइनस रेस्पायरेशन, मतलब आर, आर इज इक्वल टू रेस्पायरेशन, ये बच जाएगा क्या, एनपीपी, ये बच जाएगा बेटा एनपीपी, यही लिखा है नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। और यही नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफर होनी है ना। और क्या, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी जीपीपी में से रेस्पायरेशन को माइनस कर दोगे तो आएगा। और भी कुछ होगा क्या, माइनस करेंगे। अच्छा एक चीज बताओ आप लोग, मान लो रेस्पायरेशन में इसने 10 किलो कैलोरी एनर्जी को सेव कर लिया, यूज कर लिया, और इसने बनाया था 100 किलो कैलोरी। ठीक है, तो यहाँ पे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी 90 बचेगा क्या, किलो कैलोरी बचेगा क्या, बचेगा? सोच के जवाब देना। मैंने क्या कहा, नो। क्यों बेटा, बाकी का कहां गया, ठीक तो है, मुझे तो ठीक लग रहा है, अगर तुम्हें नहीं लग रहा है तो बताओ कहां गया। 100 इसने जीपीपी बनाया दिन भर में, मान लो 100 किलो कैलोरी में स्टोरेज, तो ठीक है स्टोरेज तो है, ये नेट नेट स्टोरेज ही तो है। हीट लॉस, बहुत बढ़िया, हीट लॉस बेटा, उसको हम इसमें लिखे नहीं है ना, इसमें लिखे नहीं है हीट लॉस को। क्यों, ड्यूरिंग रेस्पायरेशन बेटा बहुत सारी एनर्जी हीट लॉस के फॉर्म में
बेकार चली जाती है। बेकार का चली जाती है, जो होम्योस्टेसिस करने वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उस एनर्जी का यूज वो अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में करते हैं। हीट लॉस है ना। तो इसमें लिख लो R इज इक्वल टू, ऐसे लिख चाहो तो लिख सकते हो, R इज इक्वल टू रेस्पिरेशन प्लस हीट लॉस, लिख लो। देन R इज इक्वल, ये गलत मैंने लिखा है, ये सही नहीं है जो मैंने लिखा है, समझ रहे हो। R इज इक्वल टू क्या लिखोगे, रेस्पिरेशन प्लस हीट लॉस, है ना। ये याद रखना है आपको, ठीक है। तो एनपीपी क्या हो गई, लिखिए एनपीपी, एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास, एनपीपी इज द अवेलेबल बायोमास फॉर द कंजम्पशन फॉर हेटेरोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स के लिए ये बचा, ठीक है। अब बेटा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हमें समझना है कि क्या होता है सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के बारे में हमने देख लिया। बेटा मान लो कि ये ग्रीन प्लांट, कोई प्लांट है जो बायोमास प्रोड्यूस कर रहा है पर यूनिट एरिया में, पर यूनिट टाइम पे, ठीक है। इस पे डिपेंड, और ये 100% इसने प्रोड्यूस किए, मतलब ये जीपीपी इसने प्रोड्यूस किया, ठीक है। और यहां पर मान लो रैबिट है, ठीक है, इसने इसके बायोमास को इनटेक किया, इंजेस्ट किया, तो यहां से यहां ट्रांसफर होने वाला जो एनर्जी लेवल है बेटा वो 10% है, आप ये जानते हो। और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, एनपीपी, जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, ठीक है। यहां तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। बात यह है कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है। इसने ये जो रैबिट है बेटा, रैबिट जो है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, या इसको आप हर्बीवोर बोल सकते हो, ठीक है। इस पे मान लो डिपेंड है, यहां से अगर इसने इसने जो इनटेक किया बेटा वो इसका 100% होगा, कहा जाएगा। इसने जो इनटेक किया बेटा 10, इसका जो 10% ट्रांसफर हुआ, लेकिन इसके लिए यही 10% 100% है, ठीक है। और इसने ट्रांसफर किया यहां पे 10%, ठीक है। अब क्या है, बाकी जो यहां पे बचा है हीट लॉस के बाद, ये भी रिस्पायर करेगा, यही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। अब एक पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात अगर करें तो आप बोलोगे कि सर इसको तो आप सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोल सकते हैं, ठीक है, समझ में आता है। और ये फूड चेन के रिस्पेक्ट में आप बोल सकते हैं कि इसकी सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी समथिंग है। लेकिन ऐसा भी आप बोलेंगे अभी आगे शायद, या हम अगर 10th में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फूड चेन एक्चुअली उसका एग्जिस्टेंस ही नहीं है, ऐसा कुछ होता नहीं है, वो तो समझने के लिए पढ़ते हैं बस, जानते हो। फूड चेन एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, उसका एग्जिस्टेंस है ही नहीं बेटा। तब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी क्या है, क्या है फिर। सर न्यू मैटर तो बनाया नहीं रैबिट ने, बिल्कुल बनाया बेटा, क्यों नहीं बनाया रैबिट, उसके मसल्स में, उसके बोन में, उसके हेयर्स में, सब सारी मतलब सब उसके जो ऑर्गन्स डेवलप हुए बेटा, उसमें यूज हुआ कि नहीं वो बायोमोलिक्यूल्स जो यहां पे आया था, यूज हुआ। तो रेस्पिरेशन में इसने खर्च कर डाले मान लो 10%, जो भी खर्च किया हो इसने, जो यहां पे बचा हुआ अभी जो दिख रहा है वही सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कही जाएगी। और दूसरी बात यह है बेटा, जो सबसे बड़ी बात है
कि ये चेंजेबल है। आज मान प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी चेंजेबल है बेटा, और बहुत ज्यादा। आज मान लो कहीं पे किसी एरिया की प्रोडक्टिविटी मान लो 20 है, दूसरे दिन हो सकता है कि उसकी 5 हो जाए या 0 हो जाए, कुछ नहीं कर, फ्लड आ गया, सब खत्म, बर्बाद। समझ रहे हो? सनलाइट मतलब सीजन वाइज भी चेंज होता है। मान लो अभी सर्दियों का सीजन आ रहा है, एनर्जी कम मिलेगी उनको, प्रोडक्टिविटी घट जाएगी। समझ रहे हो? तो ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी या सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी ये चेंजेबल है बेटा, हम फिक्स नहीं कर सकते कि सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी पर्टिकुलर ट्रैफिक लेवल में एक टाइम पे इतना है तो हमेशा उतना रहेगा। घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है। ये डिपेंड करता है, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर पर डिपेंड करेगा। तो एक्चुअल में सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी को क्या लिखेंगे फिर हम? लिखिए हेडिंग दो, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी लिखिए, it is rate of formation of new organic matter, it is formation of new organic matter by consumer, by consumers लिखना, कंज्यूमर मत लिखना, कंज्यूमर्स। अब सुनो, स्नेक होगा जो इसको खा लेगा बेटा, ठीक है, मान लो ये भी है, खा लिया इसको, इसको खाने वाला क्या है? ईगल है, ठीक है, ये भी खा लिया इसको। ये पूरा का पूरा सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी है। मतलब एक इकोसिस्टम में बेटा प्रोड्यूसर्स के अलावा कितना बायोमास बचा है, वो सारा का सारा क्या हो गया? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी हो गया। अगर इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो, नेचर के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो, एक पर्टिकुलर एरिया की बात करेंगे तो, पर्टिकुलर टाइम की बात करेंगे तो, एक जंगल में 10 शेर थे, उस ट्रॉफिक लेवल पे आज मतलब सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कुछ और है। हो सकता है कि 9 मर गए एक साल के अंदर अंदर, एक ही बचा है, तो घट गया ना। फिर हो सकता है कि हमने उनको आइडेंटिफाइड कर लिया कि भाई प्रॉब्लम कहीं है, इनको क्या प्रॉब्लम है, फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है, क्या नहीं है, हमने दे करके, चलो हमने तो बाहर से दिया, या ऐसे नेचुरली भी हो सकता है, तो उनका पॉपुलेशन बढ़ भी सकता है, आप जानते हो। तो अगली साल उसके बाद प्रोडक्टिविटी, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ये चेंजेबल है बेटा। एक चीज जो एनसीईआरटी में दिया नहीं है बेटा, एक चीज जो एनसीईआरटी में नहीं दिया है वो एनपी है, मतलब नेट प्रोडक्टिविटी। नेट प्रोडक्टिविटी ये क्या है? एनपी, केवल एनपीपी नहीं लिखा मैंने, एनपी लिखा है, केवल एनपी, नेट प्रोडक्टिविटी क्या है बेटा? मान लो स्नेक चाहे कितना भी खा लेना, इसको पूरी तरह से खत्म नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। रैबिट की स्पीसीज पूरी तरह यही खा के खत्म कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या रैबिट सारे प्लांट्स को इनटेक कर ले, ये भी पॉसिबल नहीं है। तो किसी भी ट्रॉफिक लेवल पे उसका जो कंज्यूमर है बेटा, वो कितना भी कंज्यूम कर ले, 100% कंज्यूम नहीं कर सकता कभी। समझ रहे हो? तो जो बच जाता है किसी पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल पे, उसी को नेट प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। वैसे मान लो यहां इसका कुछ रेट ऑफ प्रोडक्शन होगा रैबिट का, ठीक है, तो एक टाइम पे इस हमेशा ये 10 पॉपुलेशन में 10 रैबिट प्रेजेंट हैं, तो प्रोड्यूस भी किए जा रहे हैं और इनटेक भी किए जा रहे हैं, लेकिन एक पॉपुलेशन इनका फिक्स है कि इतने नंबर इसमें रहेंगे एक ट्रॉफिक लेवल पे। तो वही क्या हो गया? नेट प्रोडक्टिविटी हो गया यहां पे। तो नेट प्रोडक्टिविटी की बात हम किस में करेंगे बेटा? किसी ऑर्गेनिज्म, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात कर सकते हैं, स्पीसीज की बात कर सकते हैं, पर्टिकुलर ट्रॉफिक लेवल की बात कर सकते हैं, ऐसा। तो नेट प्रोडक्टिविटी हमने बता दिया आपको कि होता क्या है, एनसीईआरटी में नहीं है। ठीक है, लिख लो क्या है नेट प्रोडक्टिविटी। एनपीपी माइनस क्या कर देंगे बोलो? बायोमास नॉट कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर इज इक्वल टू
एनपी नेट प्रोडक्टिविटी क्या हो गया, एनपीपी माइनस बायोमास विच नॉट कंज्यूम्ड बाय कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो एक इसी में, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन 40 हो गया, 10:45 हो गया, 11:45। अच्छा फटाफट 2-4 लाइन लिखो, टाइम हो गया फिर। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन द प्लांट स्पीसीज कॉमा inhabiting a particular area. Primary productivity depends on the plant species inhabiting a particular area. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, it also depends on variety of environmental factors. It also depends on variety of environmental factors and availability of nutrients photosynthetic capacity, फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी का क्या मतलब है, ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिख लेना जरूर, लाइक C3 एंड C4 प्लांट्स। ठीक है, C3 एंड C4 प्लांट्स, अवेलेबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स कॉमा फोटोसिंथेटिक कैपेसिटी इन ब्रैकेट C3 C4 और कैम्प प्लांट्स ब्रैकेट क्लोज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर, एनपीपी ऑफ होल बायोस्फीयर कितना है बेटा, 170 बिलियन टन्स, 170 बिलियन टन्स इन ब्रैकेट ड्राई वेट पर ईयर ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है ना। लेकिन बेटा ये फिक्स नहीं है, चेंजेबल है वैसे। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इन ओशियन कंट्रीब्यूट 55 बिलियन टन्स, मैं 30 बोल रहा था, मुझे याद नहीं था, 55 बिलियन टन्स इन ब्रैकेट एरिया ऑफ ओशियन 70%, एरिया ऑफ ओशियन 70%। लेकिन बावजूद इसके भी वो 55 बिलियन ही कंट्रीब्यूशन है। थोड़ा जल्दी जल्दी मैं बोल रहा हूं, एक स्टेटमेंट और लिख लो, सबसे ज्यादा रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसमें होता है बेटा, फोटोसिंथेसिस मतलब एनपीपी या जीपीपी की बात करें, सबसे ज्यादा मैक्सिमम कंट्रीब्यूशन किन प्लांट्स का है, एल्गी का होता है ना, लगभग 50%। लिखो स्टेटमेंट ये भी, मैक्सिमम स्टार लगा देना, बल्कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस अकर इन प्लांट किंगडम इन ब्रैकेट एल्गी, इन ब्रैकेट एल्गी। ठीक है बेटा, तो सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी का एक स्टेटमेंट और लिख लो, डाई एटम्स, वो तो बेटा पर्टिकुलर प्लेस की बात हो गई ना। नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, प्रोडक्शन ऑफ बायोमास एट द लेवल ऑफ द कंज्यूमर्स, production of biomass at the level of consumers is called secondary productivity। और एक तो लिखिए ही वो फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर्स, बात एक ही है। तो ठीक है बेटा, कल हम लोग पढ़ेंगे डीकंपोजिशन से आगे। ठीक है, समझ में आया।